एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी है वो सब हमने कवर कर ली है और अब बारी आती है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की। तो भाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी में, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चंस हो चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो, हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे अब सॉल्व। और यही नहीं, हम हर एक सवाल को कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो इस सेशन का टारगेट मैं सेट कर देती हूं कि इस सेशन में हम क्या करेंगे। तो भाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 32 पे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, उन सभी को हम करेंगे सॉल्व। तो भाई सेशन का टारगेट सेट हो चुका है, तो फटाफट से अपने सेशन को भी करते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 1? In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacts with 6 gram of ethanoic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water, and 8.2 gram of sodium ethanoate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. इस सवाल में सबसे पहले हमको एक चीज बताई गई है और फिर एक चीज पूछी गई है। बताई कौन सी चीज गई है भाई? इस सवाल में हमको बताया गया है कि एक रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। किसके बीच में हुई है? तो सोडियम कार्बोनेट एंड इथेनॉइक एसिड के बीच में। सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक एसिड के बीच में क्या हुई है? एक केमिकल रिएक्शन हुई है। और इस केमिकल रिएक्शन के कारण क्या हुआ है भाई? देखो, जब रिएक्शन होती है तो कुछ प्रोडक्ट्स तो जरूर बनेंगे। तो इन दोनों के रिएक्शन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम इथेनोएट प्रोडक्ट्स बने हैं। ये चीज हमको गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। पूछा क्या गया है हमसे? पूछा ये गया है कि आपको बताना है कि किस तरीके से इस केमिकल रिएक्शन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन ने, केमिकल रिएक्शन ने किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया है, ये इस सवाल में हमसे पूछा गया है। तो बड़ा आसान है भाई ये सवाल। कैसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मास कैसा रहता है भाई? कंजर्व्ड रहता है। मास को आप ना ही बना सकते हो रिएक्शन में, ना ही किसी मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में। मतलब कि क्या है? जितना टोटल मास आप लोगे रिएक्टेंट्स का, उतना ही रिएक्शन के बाद आपको मास मिलने वाला है। किस में मिलेगा? तो प्रोडक्ट्स में मिलेगा। भाई केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में हम बोलते हैं कि रिएक्शन होती है रिएक्टेंट्स के बीच में, जिसके कारण प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो जो भी आप टोटल मास लोगे रिएक्टेंट्स का, वही सेम वैल्यू का मास आपको कहां मिलने वाला है? रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स में मिलने वाला है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन में सपोज आपने जो टोटल मास था रिएक्टेंट्स का वो कितना था? 10 ग्राम था, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स के अगर हम मासेस को ऐड करेंगे तो रिएक्शन के बाद आपको 20 ग्राम मास मिला या फिर 5 ग्राम मास मिला। ऐसा कभी नहीं होगा। जितना टोटल रिएक्टेंट्स का मास होगा उतना ही मास आपको टोटल प्रोडक्ट्स का भी मिलने वाला है। यही चीज हमें बताता है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे फॉलो कर रही है इस पर्टिकुलर लॉ को, ये हम देख लेते हैं। तो यहां पे हमें इस क्वेश्चन में ये चीज तो गिवन है कि रिएक्शन किसके बीच में हुई है और क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ में एक और चीज दी गई है हमें। क्या दी गई है भाई? कि जो भी इन्होंने रिएक्टेंट्स लिए थे, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो या चाहे वो इथेनॉइक एसिड हो, और जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनके भी, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या वो वाटर हो या वो क्या हो, सोडियम इथेनोएट हो, सभी के मासेस आपको गिवन है।
और तो अगर आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बताना है कि किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, तो हमें किसकी जरूरत है? हमें मासेस की तो जरूरत है ना। हम कैसे प्रूव करेंगे? बड़ा इजी है, रिएक्टेंट्स के मासेस को ऐड कर दो और प्रोडक्ट्स के मासेस को ऐड कर दो और दिखा दो अपने एग्जामिनर को कि देखो रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास कैसा है, बराबर है। यानी कि रिएक्शन में मास कंजर्व्ड है, मास ना ही बना, ना ही नया मास बन पाया, ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय हो पाया। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स के मासेस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है भाई? तो सोडियम कार्बोनेट का मास हमको गिवन है कितना, 5.3। रिएक्टेंट्स कौन कौन से? भाई रिएक्टेंट्स कौन क्या होते हैं ये आपको पता है ना। केमिकल रिएक्शन में जो एरो लगा होता है आपका, एरो की जो टेल है, एरो की जो टेल है उसकी तरफ जितनी भी चीजें लिखी रहती, जितने भी कंपाउंड्स लिखे रहते हैं, वो सब क्या होते हैं भाई? वो सब हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट्स होते हैं। और एरो का जो हेड होता है उसकी तरफ जितने भी आप बोल सकते हो कि कंपाउंड्स लिखे होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे एरो जो है गड़बड़ लग गया है। यहाँ पे एरो कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं, सोडियम इथेनोएट के पीछे लगना चाहिए था, क्योंकि प्रोडक्ट्स क्या क्या है भाई? प्रोडक्ट्स है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम इथेनोएट। ठीक है, तो आप एरो कहां लगाओगे? आप एरो जो है सोडियम इथेनोएट के पीछे लगा लीजिएगा। तो रिएक्टेंट्स का सबसे पहले हम मास ऐड कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? सोडियम कार्बोनेट एंड इथेनोइक एसिड। सोडियम कार्बोनेट का मास हमको दिया गया है कितना, 5.3। इथेनोइक एसिड का कितना दिया गया है भाई? 6 दिया गया है। ऐड कर लो, 6 + 5 कितना होता है भाई? 11 होता है। तो रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है वो कितना आया? 11.3 ग्राम्स आया। अब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना गिवन है? देखो 2.2 ग्राम। इसके बाद में पानी का मास कितना गिवन है? 0.9 ग्राम्स। और इसके बाद में सोडियम इथेनोएट का कितना गिवन है भाई? 8.2 ग्राम्स। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं उन सभी के मासेस को हम ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा भाई? 9 + 2 कितना होता है? 11। 11 + 2 कितना हो जाएगा? 13। फिर इसके बाद में 8 + 2 कितना होता है? 10। 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। तो ये हमने क्या देख लिया? ये हमने देखा कि भाई रिएक्टेंट्स और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का मास कैसा आया? सेम आया। जितने भी रिएक्टेंट्स थे उन सभी रिएक्टेंट्स के मासेस को ऐड किया हमने तो 11.3 ग्राम आया। और इसके बाद में रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट्स हमें मिले उन सभी प्रोडक्ट्स के मासेस को जब हमने ऐड किया तो भी हमको आंसर कितना मिला? 11.3 ग्राम ही मिला। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अब इस केमिकल रिएक्शन में हमने प्रूव कर दिया है कि इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही तो बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। जितना मास आपको रिएक्टेंट्स में मिला है टोटल रिएक्टेंट्स में, उतना ही टोटल मास आपको रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स में ही मिलेगा। ना मास डिस्ट्रॉय होगा, ना ही नया मास क्रिएट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्टेंट्स के मासेस को जब हमने ऐड किया तो 11.3 ग्राम आया, और जब हमने सभी प्रोडक्ट्स के मासेस को ऐड किया तो भी मास की वैल्यू कितनी आई है? टोटल मास की वैल्यू 11.3 ग्राम आई है। तो हो गया इस क्वेश्चन में ये प्रूव कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ है। ठीक है, आई होप ये सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। अब अगर इसके सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। देखा, ये पूरा रिएक्टेंट्स का मास आपको कैलकुलेट करके दिया गया है और ये टोटल मास आफ्टर रिएक्शन भी आपको कैलकुलेट करके दिया गया है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। मैं जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2 and 1। आई होप आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? इस सवाल में हमसे बोला गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं। किस रेशियो में कंबाइन हुए हैं भाई? वो अपने मास के 1/8 के रेशियो में कंबाइन हुए हैं। क्या बनाने के लिए? पानी बनाने के लिए। तो हमसे पूछा गया है
कि कितने अमाउंट हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए है टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितने अमाउंट में ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, जैसे ही मुझे एक चीज समझ में आई कि ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, ये 1/8 के रेशियो में बाय मास कंबाइन हुए हैं, तो तुरंत मुझे एक और लॉ याद आ गया। कौन सा लॉ आया है भाई? तो उसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो जो एलिमेंट्स होते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए वो एलिमेंट्स फिक्स्ड होते हैं और वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन, अपने मास के एक डेफिनेट प्रपोर्शन में ही कंबाइन होते हैं। आई रिपीट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या डेफिनेट प्रपोर्शन क्या बोलता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो फिक्स्ड एलिमेंट से ही बनता है और वो एलिमेंट्स भी कैसे कंबाइन होंगे? अपने मास के एक डेफिनेट या एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइन होंगे। अब आप बोलोगे कि मैम समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देकर के बताओ। तो चलो, इस सवाल में वाटर फॉर्मेशन की बात करी गई है ना, हम पानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पानी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? H2O। अब ये जो पानी का फॉर्मूला है ना, इससे हमें क्या समझ में आया है कि पानी किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है और किससे बना है? ऑक्सीजन से बना है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपनी घर की बोरवेल का पानी लिया है तो ही उस पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O रहेगा, यानी कि आपके बोरवेल का पानी ही केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। जो नगर निगम के यहाँ से पानी आता है उसका फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। पानी आप कहीं का भी ले लो, चाहे आप रिवर वाटर ले लो, चाहे आप ओशन वाटर ले लो, चाहे कुएं का पानी ले लो, ठीक है, चाहे अपनी बोरवेल का पानी ले लो, कहीं का भी पानी आप ले लो, पानी का जो फॉर्मूला है वो यही होने वाला है, H2O ही होने वाला है। यानी कि वो जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बनेगा हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि पानी जो है ना, हम पानी का फॉर्मूला लिख दें HCl, कि हमने ऑक्सीजन भी हटा दिया, हमने जो है एक हाइड्रोजन भी हटा दिया और क्या लिख दिया साथ में? क्लोरीन लिख दिया। तो ये क्या बन गया? ये एक नए टाइप का पानी बन गया। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ये बनाया है ना तो ये क्या है भाई? एसिड है, ये पानी नहीं बन सकता है। सिमिलरली आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हम लिखते हैं? CO2, यानी कि किससे बनी हुई है? कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे जैसे भी प्रोड्यूस हुई हो, चाहे चारकोल की बर्निंग से प्रोड्यूस हुई हो या लाइम के डिकम्पोजिशन से हुई हो, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप CO2 ही लिखोगे। हमेशा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन और 2 ऑक्सीजन की ही बनने वाली है। समझे? एक और चीज, अब एक चीज तो हमने समझ ली इस लॉ की कि कोई भी जब कंपाउंड बनेगा तो वो फिक्स्ड एलिमेंट से ही बनेगा। पानी बनना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनना है तो कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलके बनना है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये कैसे कंबाइन होते हैं? तो अपने मास के एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही कंबाइन होंगे। कैसे? हाइड्रोजन का मास क्या होता है भाई? हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1। तो यहाँ पे कितने एटम लग रहे हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 लग रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के मासेस का एक रेशियो बनाते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डिवाइड हम किससे करेंगे? डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन के एटम का मास। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16 होता है। ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम लग रहा है, तो हम डिनोमिनेटर में केवल 16 ही लिख देंगे। अगर 2 लग रहे होते तो हम 16 + 16 32 कर देते। इसको आप सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा? 1/8। ये 1/8 हमें क्या बता रहा है? ये 1/8 हमें बताता है कि जब भी पानी बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होंगे? अपने मास के इस फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही कंबाइन होंगे। इसका मतलब क्या है कि पानी को बनाने के लिए एक पार्ट लगता है हाइड्रोजन और
8 पार्ट्स, ठीक है, 8 पार्ट्स लग जाते हैं किसके, ऑक्सीजन के। सिमिलरली हम कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी समझ सकते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एक कार्बन एटम लग रहा है और 2 ऑक्सीजन एटम्स लग रहे हैं, ठीक है। दोनों का ही हम क्या करते हैं, मासेस का रेशियो निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक जो मास है वो कितना होता है, एक कार्बन एटम का 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक एटम का 16 होता है। लेकिन यहाँ पे O2 है, यानी कि 2 एटम्स लग रहे हैं, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 2 8 = 16। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो एटम्स है या जो एलिमेंट्स है उनके मास का रेशियो क्या है, उनके मास का रेशियो है 3/8। कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमेंट्स का मास का रेशियो कितना है भाई, 3/8। वाटर के एलिमेंट्स के मास का रेशियो कितना है, 1/8। इसका मतलब क्या है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होंगे, वो इस रेशियो में कंबाइन होंगे। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए 3 पार्ट्स लग जाएंगे किसके, कार्बन के, और 8 पार्ट्स लगेंगे किसके, ऑक्सीजन के। पानी को बनाने के लिए ऑक्सीजन और पानी कैसे कंबाइन होंगे, अपने मास की इसी रेशियो में। यानी कि 1 पार्ट लगेगा हाइड्रोजन का और टोटल 8 पार्ट्स लगेंगे, 8 पार्ट्स लगेंगे ऑक्सीजन के, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना वो 8 टाइम्स ज्यादा लग रहा है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन अगर 1 लग रहा है तो ऑक्सीजन कितना लग रहा है, उसके 8 टाइम्स, ठीक है। आई होप ये वाली चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये क्या हमने रिवाइज किया, ये हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन रिवाइज कर लिया। अब इस सवाल में हमसे पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कि कितने अमाउंट में, कितना मास चाहिए ऑक्सीजन गैस का कि वो कंप्लीटली रिएक्ट करे किसके साथ, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के। तो भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मिलके बनाएंगे क्या, पानी ही तो बनाएंगे ना। तो जब पहले इन्होंने पानी बनाया, अभी अभी हमने देखा है कि जब पानी बनता है तो हाइड्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन जाता है, 1 पार्ट, और ऑक्सीजन का कितना जाता है, 8 पार्ट। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1/8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं। ऑक्सीजन 8 टाइम्स ज्यादा लगता है हाइड्रोजन से। तो अगर हम ले रहे हैं कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन पानी को बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन कितना लेंगे, हाइड्रोजन से 8 टाइम्स ज्यादा लेंगे। तो कितना हो जाएगा 8 टाइम्स ज्यादा, 3 × 8 यानी कि 3 8 कितना होता है, 3 24 ग्राम्स, ठीक है। समझे आप इस चीज को, किस तरीके से हमने 24 आंसर निकाला। भाई जब भी पानी कंबाइन होता है, जब भी पानी का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने मास के किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, 1/8। यानी कि हाइड्रोजन लगेगा 1 पार्ट और ऑक्सीजन लगेगा 8 पार्ट्स। यानी कि ऑक्सीजन कितना लगता है हाइड्रोजन से, 8 टाइम्स ज्यादा लगता है। तो अगर आपने सवाल में 3 ग्राम हाइड्रोजन लिया है तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, 8 टाइम्स लगेगा। यानी कि 3 8 24, हाइड्रोजन से 8 टाइम्स ज्यादा। हाइड्रोजन कितना लिया है, 3, तो ऑक्सीजन कितना ले लोगे आप, 3 8 24 ग्राम्स। आई होप आप इस सवाल को समझे होंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए है तो आप ले सकते हो। मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे आंसर का ऑन द काउंट ऑफ 5, ठीक है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 4 3 2 एंड 1। आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? भाई सबसे पहले तो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, वही वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रपोर्शन। इन दोनों को ही मिला के हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था भाई, एंटोइन लिवोसे ने दिया था, और जो डेफिनेट प्रपोर्शन वाला लॉ है वो किसने दिया था, प्राउस ने दिया था। तो यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ऐसा कौन सा पोस्टुलेट है जो कि हम बोल सकते हैं इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के का रिजल्ट है कौन सा
पर्टिकुलर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट। तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो कंजर्व रहता है। रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट्स के मासेस का अगर आपने सम ले लिया है तो वही सम आपको कहाँ मिलने वाला है, सभी प्रोडक्ट्स के मासेस का के सम के बराबर मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है, वो इसलिए क्योंकि डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट में क्या बोला था, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डाल्टन ने ये बोल दिया था कि भाई एटम्स जो होते हैं ना वो इंडिविजिबल होते हैं, उनको फर्दर आप तोड़ नहीं सकते हो, इसीलिए एटम को बहुत कई टाइम तक, कई सालों तक स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दिया जाने लगा। तब तक एटम्स की ऊपर डिस्कवरी नहीं हुई थी ना ज्यादा, उनको नहीं पता था कि भाई एटम्स के अंदर तो 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स और प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये भी नहीं पता था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जब तक नहीं थी तब तक क्या हुआ, सालों से लोग यही मानते थे कि एटम्स क्या होते हैं भाई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और इनको हम फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए तो इनका नाम क्या रखा था महर्षि कन्नड़ ने, परमाणु, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था एक पोस्टुलेट में कि एटम्स जो हैं इंडिविजिबल होते हैं और इनको केमिकल रिएक्शंस में क्या नहीं कर सकते, ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स कांस्टेंट होंगे, ना ही आप नया एटम बना पाओगे ना ही आप कोई एटम को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। एग्जाम्पल, अगर 10 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में तो प्रोडक्ट्स में भी आपको 10 एटम्स ही मिलने वाले हैं, 11 या 9 नहीं मिलेंगे। तो भाई एटम्स के डिस्ट्रक्शन या उसके क्रिएशन, इन सब से क्या फायदा होता है। एक्चुअली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ये एटम्स क्या करते हैं ना, यही एटम्स क्या करेंगे, रीअरेंज कर देते हैं खुद को। जैसे कि हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास के केस में हमने पढ़ी थी सेशन में। क्या लिया था हमने, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, कॉपर सल्फेट हमने लिया था, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या लिया था, एक और रिएक्टेंट, हमने सोडियम कार्बोनेट भी लिया था, सोडियम कार्बोनेट। और फिर इसके बाद में इनके बीच में जब रिएक्शन हुई थी तो क्या बना था, कॉपर कार्बोनेट बना था, कॉपर कार्बोनेट। और क्या बना था, और हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट बन गया था, है ना। ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है। कहाँ पढ़ी हुई है भाई, तो जब हम अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी कि कॉपर सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, क्या बन गया, कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट बना। अब इस रिएक्शन को ध्यान से सुनना, देखना कि इसमें हो क्या रहा है। कॉपर अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, रीअरेंज कर रहा है, कहाँ, कार्बोनेट के साथ। और सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम खुद को रीअरेंज कर रहा है, किसके साथ, सल्फेट के साथ। तभी तो क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बना और कॉपर कार्बोनेट बना। इसमें हुआ क्या, कॉपर चला गया सोडियम की तरफ, सोडियम चला गया कहाँ, कॉपर के साथ, कॉपर की जगह, ठीक है। तो अब ये जो कॉपर एलिमेंट आपने लिया है, एलिमेंट किसका बना होता है, एटम्स का बना होता है। तो जब ये कॉपर जाएगा कार्बोनेट के पास तो कॉपर की सभी एटम्स कहां जाएंगे, कार्बोनेट के पास। सोडियम अगर अपनी जगह से हिलेगा, अपने कंपाउंड से हिलेगा, तो सोडियम एलिमेंट के जितने भी सोडियम एटम्स होंगे वो सब के सब कहां आ जाएंगे, सल्फेट के साथ आ जाएंगे कंबाइन होने के लिए। यानी कि यहां पे एटम्स का क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। एटम्स ही क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एटम्स को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि भाई केमिकल रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एटम्स क्या करते हैं, खुद को रीअरेंज कर देते हैं। और इसी रीअरेंजमेंट के कारण हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन में मासेस कंजर्व्ड होते हैं। क्यों, वो इसलिए क्योंकि किसी भी कंपाउंड को मास देने वाला है कौन। जैसे मैंने बोला कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का मास कितना लिया मैंने, 5 ग्राम। तो कॉपर सल्फेट के पास ये 5 ग्राम किसके कारण आ पाया, कॉपर और सल्फेट के कारण आ पाया।
कॉपर को बनाने वाले थे कौन, एलिमेंट को बनाने वाले थे कौन, एटम्स थे। तो कॉपर एटम्स और सल्फेट के जो एटम्स होंगे वो मिलके कितना मास बना देंगे, 5 ग्राम। तो हम बोल देते हैं कि कॉपर सल्फेट का मास कितना आया, 5 ग्राम आया। सिमिलरली सोडियम के एटम्स और कार्बोनेट के एटम्स मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे मास हम बोलते हैं कि 10 ग्राम दे देंगे। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं वैल्यूज मासेस की। तो एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को मासेस देने वाले होते कौन है, एटम्स ही होते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स ही डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, एटम्स का नंबर कांस्टेंट है, तो फिर मासेस भी तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना, क्योंकि एटम रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन में हम बोलते हैं कि कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट ने किया, और प्रोडक्ट में क्या मिलेंगे आपको, कंपाउंड ही मिलेंगे, नए कंपाउंड मिल जाएंगे आपको। इन कंपाउंड्स को मासेस कहां से मिलता है, उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से मिलता है। एलिमेंट्स में क्या होता है, एलिमेंट्स को कौन बनाता है, एटम्स बनाते हैं। तो एटम्स क्या करते हैं, पूरे के पूरे कंपाउंड को मास प्रोवाइड करते हैं। और एटम्स हम बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में केवल रीअरेंज हो पाते हैं, ना आप उनको नए एटम्स को बना सकते हो, ना ही आप नंबर ऑफ एटम्स कम कर सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन में। तो जब मासेस, एटम्स कांस्टेंट है, एटम्स का नंबर कांस्टेंट है, तो वो जो मास बनाएंगे वो भी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन में मास कांस्टेंट होता है, कंजर्व्ड होता है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डाल्टन का पोस्टुलेट का था द रिलेटेड नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। डाल्टन ने यह भी बताया था कि जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें एटम्स का नंबर और उनका काइंड्स, जैसे कि पानी है, पानी को बनाने के लिए केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए है, यानी काइंड्स वाला, और रिलेटेड नंबर यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही चाहिए है। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या बताया था कि द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये कौन सा लॉ बन सकता है, यहां से देखो, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं बन गया। कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला लॉ भी तो यही बोल रहा था कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो जो एलिमेंट्स होंगे, फिक्स्ड एलिमेंट्स ही उस कंपाउंड को बना सकते हैं, और वो एलिमेंट्स भी कंबाइन होते हैं अपने मास के डेफिनेट रेशियो में, प्रोपोर्शन में। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को हुआ होगा क्लियर। एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है भाई, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। अब भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये है क्या, ये एक यूनिट है। किसके लिए यूनिट है भाई, तो हमारे प्यारे एटम्स के लिए। एटम्स के लिए एक यूनिट आती है, किस चीज के लिए, तो एटम के मास के लिए। समझे, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है भाई, ये एक यूनिट होती है एटम के मास को मेजर करने के लिए। भाई यूनिट्स का हम यूज क्यों करते हैं, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, है ना। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर्स, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, इस तरह की यूनिट्स का यूज करते हैं। किसी चीज के मास को अगर हमें मेजर करना है तो हम किलोग्राम, ग्राम्स, मिलीग्राम्स, इस तरह की यूनिट्स का यूज करते हैं। तो भाई जब बारी आती है एटम के मास को मेजर करने के लिए, तो हम कौन सी यूनिट में यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम AMU भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट अब तो इस AMU की जगह हम क्या लिखते हैं, U लिखते हैं। IUPAC के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग हम इसे क्या लिखते हैं, U लिखते हैं। U मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है। अब सवाल ये है कि आखिर एटम के मास को मेजर करने के लिए ये यूनिट क्यों आई है, AMU यूनिट क्यों आई है। वो इसलिए कि एटम इतना छोटा होता है ना कि उसके मास को किलोग्राम्स या ग्राम्स में लिखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि हम लिख नहीं सकते हैं, किसी भी एटम के मास को जब आप ग्राम्स में लिखते हो ना, तो वो वैल्यू इतनी बड़ी आती है कि उसके आगे एक टोल फ्री नंबर भी छोटा लगता है ना। वैल्यूज कितनी आती है, एग्जांपल दे रही हूं मैं, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। 10 टू द पावर -24 ग्राम्स, मतलब आप समझ रहे हो कि आपको जीरो कितने लगाने पड़ेंगे, 24 जीरोस लगाने पड़ेंगे आपको। तो हो गया ना, ये जो वैल्यू है वो एक टोल फ्री नंबर से बड़ी है, काफी बड़ी है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम एटम के मास को ग्राम्स में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही
लेंदी प्रोसेस है, प्लस हम बोलते हैं कि इसको याद करना भी तो डिफिकल्ट है ना। अब टोटल हम बोलते हैं कि 118 एलिमेंट्स हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। इन सभी एलिमेंट्स के पास क्या होंगे, इनके एटम होंगे, उन एटम के पास एटॉमिक मास होंगे। तो आप कितने इस तरीके के लंबे लंबे नंबर याद रख सकते हो, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए क्या होता है ना कि हम एटम के लिए एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं। एटम के मास को हम मेजर कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि अगर आपको करीबन 5-6 एप्पल्स का मास को मेजर करना है तो आप क्या कर सकते हो, तराजू के एक साइड में ले जाकर के 5-6 एप्पल्स रख दिए और दूसरे साइड में सपोज आपने आधा किलो का बाट रखा है, ठीक है, तो आप इन शॉर्ट आधा किलो एप्पल्स मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको केवल एक ही एप्पल का मास मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई एक एप्पल का मास तो बहुत छोटा होता है, तो उतने छोटे एप्पल के मास को मेजर करने के लिए शॉपकीपर के पास उतने छोटा बाट होने ही नहीं वाला। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एक वाटरमेलन लेते हैं, वाटरमेलन को हम 12 इक्वल पार्ट्स में, वाटरमेलन को हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर उनमें से कोई भी एक पार्ट लेते हैं, 12 पार्ट्स में से कोई भी एक वाटरमेलन का पार्ट लिया, एक फांक ली, फिर इसके बाद में उस फांक को एप्पल के साथ, एक एप्पल के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप करते क्या हो भाई, तराजू का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो होता क्या है कि आप वहां पे रिलेटिव मास को कैलकुलेट करते हो। आधा किलो एप्पल के मास को आप आधा किलो के बाट के साथ रिलेट करते हो। तो वैसे आप क्या करोगे, एक एप्पल के मास को आप रिलेट करोगे किसके साथ, वाटरमेलन के एक पीस के साथ या एक पार्ट के साथ, एक फांक के साथ। सिमिलरली एक एटम बहुत छोटा होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को हम स्टैंडर्ड एलिमेंट मान लेते हैं और उस एलिमेंट के एटम के मास के साथ अपने गिवन एटॉमिक मास को क्या, अपने गिवन एटम के मास को रिलेट करते हैं। समझे? तो वो स्टैंडर्ड एलिमेंट कौन होता है भाई, वो स्टैंडर्ड एलिमेंट होता है कार्बन का एटम या कार्बन एलिमेंट। अब मुद्दा ये है कि ये कार्बन जो है इसके तो 3 आइसोटोप प्रेजेंट है, C12, C13 एंड C14। तो कौन सा वाला आइसोटोप लें, तो आपका जवाब होना चाहिए कि मैम हम C12 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर में जितना भी कार्बन प्रेजेंट होता है ना, उसमें हम बोलते हैं कि 98.99% यही वाला आइसोटोप बनाता है, C12 आइसोटोप ही बनाएगा। बाकी C13 और 14 जो होते हैं वो रिमेनिंग 1.11% बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम को, और इसी एटम के साथ हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास एलिमेंट का एटम है उस एटम के मास को आप रिलेट कर सकते हो। ऐसा माना गया है कि C12 आइसोटोप के एक एटम का मास पता है कितना होता है, वो होता है 12 AMU। समझे? AMU कहां से आया है, एटम के मास को मेजर करने के लिए, ये भी एक यूनिट है। तो C12 आइसोटोप के एक एटम का मास कितना होता है, मास होता है किसके बराबर होता है, वो 12 AMU के बराबर होता है। तो क्या आप 1 AMU कैलकुलेट कर सकते हो, C12 आइसोटोप के एक एटम किसके बराबर है, 12 AMU के बराबर। तो एक AMU के बराबर कितना हो जाएगा, मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाय 12, यानी कि एक C12 आइसोटोप के एटम का जो 1/12 मास होगा वो किसके बराबर होगा, एक AMU के बराबर। तो अगर आपको AMU डिफाइन करना आए तो आप कैसे डिफाइन करोगे, मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 the mass of one atom of carbon 12 is called 1 atomic unit and it is written as U। तो C12 आइसोटोप के एक एटम का मास कितना है, 12 AMU। तो एक AMU किसके बराबर हो जाएगा, उसी C12 एटम आइसोटोप के एटम का जो 1/12 मास है, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा एक AMU के। आई होप ये चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट चाहिए है, सोल्यूशन चाहिए, तो आप इसका ले सकते हो स्क्रीनशॉट। मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
5, 4, 3, 2 एंड 1। आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why is it not possible to see an atom with naked eyes? हम क्यों एटम्स को बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाते हैं, नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं? वो इसलिए क्योंकि भाई एटम्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो आसानी से दिख ही नहीं सकते। कितने छोटे? क्या एक चींटी के बराबर होते हैं एटम्स? बिल्कुल भी नहीं, उससे छोटे। क्यों? क्योंकि चींटी तो हमें दिख जाती है। चलो छोड़ो, चींटी छोड़ो, हम चींटी जो एक दाना कैरी करती है, हम उससे एटम के साइज को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो सपोज एक चींटी है, वो क्या लेकर के जा रही है? एक शक्कर का दाना लेकर के जा रही है। तो क्या एक एटम शक्कर के दाने से भी छोटा होगा? सो द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि शक्कर का एक दाना तो आपको फिर भी दिख जाएगा, एक चींटी दिख जाएगी चलते हुए, एक शक्कर का दाना दिख जाएगा आपको, लेकिन एटम तो फिर भी नहीं दिखेगा। चलो छोड़ो, और छोटी किसी चीज से हम कंपेयर करते हैं एटम के साइज को। सैंड का एक ग्रेन, हमें पता है रेत जो होती है वो कितनी दानेदार होती है, कितने सारे दानों की बनी होती है। तो अगर हम उस रेत के एक दाने को ले और कंपेयर करें एटम के साथ, तो क्या एटम उस रेत के दाने से भी छोटा है? सो द आंसर इज यस। रेत का एक दाना तो फिर भी आप अपने हाथ पे रखोगे तो आपको दिखेगा, विजिबल है, लेकिन एटम तो वो भी नहीं दिखने वाला। चलो और किसी छोटी चीज से हम कंपेयर करते हैं एटम की साइज को। अब हम बैक्टीरिया पे जाते हैं, ठीक है? बैक्टीरिया को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, जो हम कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं ना, उससे हम देख सकते हैं। तो हमने माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया को देखा, तो हमें बैक्टीरिया दिख गया। क्या एटम दिख पाएगा हमें? एटम तो हमें तब भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या कि बैक्टीरिया से भी छोटा होता है एटम? सो द आंसर इज यस। बैक्टीरिया तो फिर भी कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप से दिख सकता है, लेकिन एटम तो फिर भी नहीं दिखेगा। तो इतना छोटा सा होता है हमारा एटम। तो भाई लेकिन एटम के ऊपर स्टडी तो करनी है, देखना तो उसे पड़ेगा। तो हम कैसे देखते हैं भाई? फिर आता है STM। STM मतलब कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये एक एडवांस्ड वर्जन है माइक्रोस्कोप का, जिसकी हेल्प से हम एटम को देख पाते हैं, ठीक है? तो एटम हम बोलते हैं कि नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते? बहुत छोटे होते हैं। भाई हम बार बार छोटा 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 बोल रहे हैं, लेकिन इस छोटे से एटम के लिए कोई यूनिट भी तो होनी चाहिए ना। तो यूनिट देख लेते हैं हम। अगर हम बात करें सबसे पहले एक वाटरमेलन के सीड की, यहाँ पे वाटरमेलन सीड लिख लेना, ठीक है? तरबूज का जो एक बीज होता है, अगर उसके साइज की अगर हम बात करें तो उसका साइज पता है कितना होता है? 10⁻⁻1 मीटर का होता है। अच्छा, अगर हम बात करें एक चींटी की, तो चींटी का साइज कितना होता है? 10⁻2 मीटर्स होता है, लेकिन हमारा एटम तो उससे भी छोटा है। और देखते हैं कितना छोटा हो सकता है। अगर हम बात करें रेत के एक दाने की, तो रेत के एक दाने का साइज कितना होता है भाई? 10⁻⁻4 मीटर। इससे भी छोटा होता है हमारा एटम। हम बात करें कि इसकी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की, जो कि हमारे ब्लड में मिलता है, रेड बनाता है ब्लड को। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा? 10⁻8 मीटर। एटम तो उससे भी छोटा है, यानी कि 10⁻8 मीटर से भी छोटा है एटम। चलो और देखते हैं, पानी का एक मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है? 10⁻9 मीटर, लेकिन एटम तो उससे भी छोटा है। एक हाइड्रोजन के एटम का साइज कितना होता है? 10⁻10 मीटर। और इसको हम पता है क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। एक और यूनिट है, यूजुअली हम बोलते हैं कि एटम का जो साइज है उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट आती है, जैसे कि उसका नाम क्या है? नैनोमीटर। जैसे मीटर है ना, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है। सिमिलरली हम बोलते हैं कि एक यूनिट आती है नैनोमीटर। जैसे कि हम बोलते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई? 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही यूनिट्स किसकी है? डिस्टेंस की है। दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि नैनोमीटर और मीटर में भी कोई रिलेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ?
1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁻9 मीटर्स। 1 मीटर लो, उसके टोटल आपको कितने पार्ट्स करने हैं? 10⁻9 पार्ट्स करने हैं। तो हर एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? 1 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। क्या आप नैनोमीटर का साइज अज्यूम कर पा रहे हो कि 1 मीटर है आपके पास, उस 1 मीटर के आपको कितने पार्ट्स करने हैं? 10⁻9 पार्ट्स करने हैं। 1 मीटर का आधा करोगे तो 50-50 हो जाएगा, ठीक है, 4 करोगे तो 25-25 हो जाएगा। इस तरीके से आप 10⁻9 पार्ट्स करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो हर एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? फिर 1 नैनोमीटर के बराबर। तो यूजुअली एटम का जो साइज होता है, ठीक है, उसको हम कैसे मेजर कर पाते हैं? नैनोमीटर की यूनिट में मेजर कर पाते हैं। नैनोमीटर का यूनिट जो आप यूज कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? बेसिकली एटम के रेडियस को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए करते हो। एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है शेप में। किसी भी स्फीयर का साइज आप कैसे पता कर सकते हो? उस स्फीयर का रेडियस कैलकुलेट करके। सिमिलरली हम बोलते हैं कि एटम जो होता है वो भी कैसा है? स्फेरिकल है। तो एटम के साइज को अगर पता करना है तो एटम के रेडियस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज करते हैं? जनरली नैनोमीटर्स का। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? तो भाई अब यहां से इंटेक्स क्वेश्चंस जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 39 पे जो दिए गए हैं ना, वो स्टार्ट होते हैं। तो 35 के क्वेश्चंस हमने देख लिए, अब हम पेज नंबर 39 के इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या है पहला सवाल? राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग, यानी कि अब आपको क्या करना है भाई? यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखने हैं कुछ कंपाउंड्स के। कौन कौन है भाई? सबसे पहले आता है सोडियम ऑक्साइड। तो भाई मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना बड़े ही अच्छी तरीके से समझाया है। कैसे करते थे हम? सपोज हमें क्या बनाना है? सोडियम ऑक्साइड बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे? सबसे पहले तो हम सिंबल लिखते थे, ठीक है। जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो, आप पहली स्टेप क्या होनी चाहिए कि आपको उसका सिंबल लिखना चाहिए। तो ये लो, ये लिख दिया हमने सिंबल सोडियम का, और ये हमने लिख दिया किसका सिंबल? ऑक्सीजन का, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ये सब एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या लिखना होता है? सिंबल लिखना होता है, और उनके नीचे उनकी रिस्पेक्टिव वैलेंसीज लिखनी होती है। फिर वैलेंसीज का आपको क्या करना होता है? क्रिस क्रॉस करना होता है, और सिंपल आपको केमिकल फॉर्मूला बना देना होता है, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, वो भी मैंने आपको बताए थे केमिकल फॉर्मूला को बनाने के लिए, कि अगर आप क्या बना रहे हो? एक आयनिक कंपाउंड बना रहे हो, यानी कि एक मेटल और एक नॉन मेटल, मेटालिक कैटायन और नॉन मेटालिक एनायन का जब आप यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? मेटल लिखना होगा, कैटायन लिखना होगा, इसके बाद में आपको नॉन मेटल एनायन लिखना होगा। तो मैंने सोडियम लिख दिया, उसके बगल में ऑक्सीजन लिख दिया। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है? 281 होता है। अब मेटल क्या करता है भाई? मेटल तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेटल क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, यहाँ पे तो केवल एक ही है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या करेगा? इस एक इलेक्ट्रॉन को भी बोल देगा कि तुम चले जाओ भैया, तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कारण हमारी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, या नहीं हो तो फिर एक भी ना हो, ठीक है। तो एटम क्या करे? मेटल क्या करने वाला है? मेटल इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जिसके कारण उसका ऑक्टेट जो है, आउटर मोस्ट शेल का में जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल बन जाएगा। तो सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी कितनी आ जाएगी भाई? +1 आ जाएगी, ठीक है। वही अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा? 2 6 हो जाएगा। यानी कि डुप्लेट कंप्लीट है, लेकिन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई? -2। -2 क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप सोचो कि जिस तरीके से सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था उसको डोनेट कर दिया, वैसे ही ऑक्सीजन भी डोनेट कर दे 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो 1-2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम बोलते हैं कि देना आसान होता है,
लेकिन अगर आप बोलो कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दो तो उसमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी एनर्जी ऑक्सीजन का एटम अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके पास ऑप्शन क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स देने की बजाय वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए मैंने उसकी वैलेंसी कितनी लिखी है, चार्ज कितना लिखा है, -2 लिखा है। सिंबल लिख दिए, वैलेंसीज लिख दी, चार्जेस लिख दिए। अब क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे। सोडियम के पास चला गया 2 और ऑक्सीजन के पास चलेगा कितना, 1। रूल के अकॉर्डिंग आपको साइंस लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहां तो मैंने +1 लिखा है, -2 लिखा है, लेकिन जब आप क्रिस क्रॉस करोगे, सोडियम के पास जब 2 पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन के पास जब 1 पहुंच जाएगा, तो प्लस या माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 आप कैसे लिखोगे, जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो उसके राइट हैंड साइड में, सोडियम के राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में नीचे आप क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे। ऑक्सीजन के साथ आप क्या लिख दोगे, राइट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट में 1 लिख दोगे। रूल ये भी बोलता है कि अगर क्रिस क्रॉस करने के बाद वैलेंसी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो उसको आप ओमिट कर सकते हो, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अपने आप क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियस है कि भाई नीचे क्या है, 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये मैंने आपको जब हम केमिकल फॉर्मूला वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे, सेशन हमने लिया था, हमने कई सारे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी देखे थे, आयनिक कंपाउंड्स भी देखे थे, रूल्स भी देखे थे। तो जिन बच्चों ने ये नहीं देखा है वो जाकर के देख लें। जब वो सेशन देख लेंगे एक बार, तो उनके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, ये लो, बातों बातों में ही सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बन गया। तो ये देखो Na2O, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में हम बोलते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम लिख देंगे, और फिर इसके बाद में क्या लिख देंगे, क्लोरीन लिख देंगे। सिंबल लिखना है ना सबसे पहले तो हमें। अब एल्यूमिनियम क्या है भाई, एक मेटल है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 283। कैसे, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको वैलेंसीज वगैरह याद करनी हो, अगर आपको पता करना हो कि एक कैटायन या एक एनायन के ऊपर कितना चार्ज लगता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपके बुक में जितने भी एलिमेंट्स का जिक्र किया गया है, उन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को आप याद कर लो। तो जितना जल्दी आप लर्न करना सीखोगे ना, क्योंकि क्लास 10th में जाकर के तो केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड बढ़ने ही वाला है, वहां तो आपको पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेगी। यहाँ तो मैंने आपको मुंह से बता दिया कि भाई 118 एलिमेंट्स होते हैं। क्लास 10th में जाकर के इन सभी 118 एलिमेंट्स के आपको दर्शन भी होने वाले हैं। तो जरूरी ये है कि आप क्या करो, अभी से थोड़ा बहुत याद करने की प्रैक्टिस अपने अंदर डाल लो, ताकि जब आप इतने सारे एलिमेंट्स के साथ मिलोगे ना, तो आप घबराओ ना। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब ये तो गड़बड़ बात हो गई, 8 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने, 3। मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, इसलिए 3। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि भाई जब हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब आप नेगेटिविटी लूज करते हो, तो आप खुद क्या बन जाते हो, पॉजिटिव बन जाते हो। तो एल्यूमिनियम ने जब 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो उसके ऊपर, उसके अंदर प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया एल्यूमिनियम के ऊपर। फिर इसके बाद में क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना, 287। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से, 7 इलेक्ट्रॉन से। होने कितने चाहिए, 8, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लोरीन क्या है भाई, नॉन मेटल है, तो ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। तो क्लोरीन को अपना आउटर मोस्ट शेल या बोल सकते हो कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर साइन क्या हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, -1। 1 क्यों, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा
और माइनस क्यों? क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस क्रिस क्रॉस कर देना है। तो एल्यूमिनियम के पास पहुंच गया कहाँ? राइट हैंड साइड में नीचे सबस्क्रिप्ट में 1, और क्लोरीन के पास कितना पहुंच गया? 3 पहुंच गया। रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। और रूल तो एक और चीज बोलता है कि भाई क्रिस क्रॉस करने के बाद अगर नीचे 1 आ रहा है ना तो उसको ओमिट कर देना। ऑब्वियसली अपने आप समझ में आ जाएगा कि नीचे क्या है? 1 है। तो ये लो, ये बना दिया मैंने क्या? अपना आयोनिक कंपाउंड AlCl3। तो ये क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। तो सोडियम ऑक्साइड बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। अब बारी आती है किसकी? सोडियम सल्फाइड की। तो सोडियम का तो अभी अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, कितना होता है? 2 8 1। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। चार्ज कितना आ गया? +1। इसके बाद में अगर हम बात करें सल्फाइड की, तो सल्फाइड क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगा? लेगा। तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया भाई? -2। क्या कर देना है? क्रिस क्रॉस कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा? सोडियम के पास पहुंच गया नीचे कितना? 2, सल्फर के पास नीचे पहुंचे कितना? 1। प्लस माइनस साइन तो लगाना नहीं है, हमें 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है आफ्टर क्रिस क्रॉस। ये मत करना कि यहाँ पे 1 आ रहा है तो हमने शुरू से ही जो है ना 1 लिखा ही नहीं है। क्रिस क्रॉस करने के बाद जब आप फॉर्मूला लिखते हो ना तो उस फॉर्मूले में 1 को आप ओमिट कर सकते हो। तो ये क्या बन गया भाई? सोडियम सल्फाइड बन गया। ये देखो, ये भी हो गया। फिर इसके बाद में कौन सा बचा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो, जो हमारा मैग्नीशियम होता है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देती हूँ। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का। सबसे पहले तो हम सिंबल लिख देते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 8 2। अब देखो, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए था 8, है कितने? 2। इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीशियम तो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिसके कारण उसके ऊपर हम बोलते हैं कि +2 का चार्ज आ गया। अब अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड की, तो हाइड्रोक्साइड क्या है? हाइड्रोक्साइड हम बोलते हैं कि ये एक पॉली एटमिक आयन है। एक एटम आयन कैसे बनता है? या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो बन गया कैटायन, गेन कर लिया, ले लिया तो वो क्या बन गया? एनायन बन गया। मेटल्स क्या करते हैं? कैटायन बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, इसलिए वो एनायन बनाते हैं। कुछ आयंस ऐसे भी होते हैं। तो बेसिकली आयंस कैसे बनते हैं? एटम से बनते हैं। अब कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं जिनके ऊपर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पॉली एटमिक आयन कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा आयन देखो, पॉली एटमिक आयन। इसका क्या मतलब है भाई? पॉली मतलब बहुत सारे, तो एक ऐसा आयन जिसके पास बहुत सारे क्या है? एटम्स है। पॉली मतलब बहुत सारे, एटमिक मतलब एटम्स, तो एक ऐसा आयन जिसके पास बहुत सारे एटम्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉली एटमिक आयन कहते हैं। तो आयन कैसे बनेगा? तो हम बोलते हैं कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसे हम आयन बोल देते हैं। तो एक एटम कैसे आयन बन जाता है वो मैंने आपको बता दिया। एक पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। पॉली एटॉमिक आयन का ही एग्जांपल कौन है भाई? ये है हमारे पास हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक आयन है। आयन है मतलब चार्ज तो होने ही वाला है। कितना चार्ज होगा भाई? -1 का चार्ज होगा। ये आपको याद रखना है। एलिमेंट्स के आप एटॉमिक नंबर याद रख के उनकी वैलेंसीज, उनके ऊपर कितना चार्ज आएगा, अगर वो मेटल है तो नेगेटिव मेटल है तो पॉजिटिव आएगा, नॉन मेटल है तो नेगेटिव आएगा, उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप वैलेंसीज और उनके रिस्पेक्टिव चार्जेस को याद कर सकते हो। लेकिन जब बारी आती किसकी? पॉली एटॉमिक आयन की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा आपको पॉली एटॉमिक आयन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एक आयन बना किसका है। जैसे कि सल्फेट आयन होता है, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, इसे हम क्या कहते हैं? सल्फेट कहते हैं। तो सल्फेट किसका बना होता है? एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन का बना होता है और उसके ऊपर -2 का चार्ज आता है। तो एज सच आपको पॉली एटॉमिक आयन को पूरा का पूरा याद करना पड़ता है और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कार्बोनेट है CO3 2 नेगेटिव, तो अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ CO3 याद रख लूं, 2 नेगेटिव को मैं छोड़ दूं तो दिक्कत हो जाएगी। 2 नेगेटिव आपको याद रखना पड़ेगा। फॉस्फेट है
तो PO4 3 नेगेटिव आपको याद रखना पड़ेगा। PO4 को याद रखने से कुछ नहीं होगा, 3 नेगेटिव को भी साथ में याद करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हम बोलते हैं कि हाइड्रोक्साइड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, -1 का होता है। तो अब क्या करना है, क्रिस क्रॉस कर दो, मैग्नीशियम के पास पहुंचे कितना 1, हाइड्रोक्साइड के पास पहुंचे कितना 2, तो कितना हो जाएगा MgOH2। क्या ये मैंने सही लिखा है? नहीं, यहां पे मुझे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। अगर मैंने इस ब्रैकेट को नहीं लगाया होता तो मुझे पता है ये क्या समझ में आता, मुझे समझ में आता कि भाई हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, जबकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स नहीं है। यहां मैं बोल रही हूं कि पूरा का पूरा जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना, 2 आयन्स लिए हमने हाइड्रोक्साइड के। तो रूल्स यही बोलता है कि पॉली एटॉमिक आयन के साथ आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है अगर नीचे सबस्क्रिप्ट में 1 से ज्यादा नंबर आ रहा है। अगर 1 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो इसमें आपको OH के बाहर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर OH के बाद अगर 1 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। रूल ये बोलता है। तो ये हमें क्या समझ में आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक मैग्नीशियम का जो एटम है 2, या बोल सकते हो कि एक मैग्नीशियम का जो आयन है वो 2 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होगा, तब जाकर के क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करेंगे आज का ये हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्या हुआ, 1 कहाँ चला गया। तो अगर आपको याद होगा तो हम आपकी एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है 39, उस 39 पेज नंबर पे जो इंडेक्स क्वेश्चन गिवन है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेशन में कवर कर लिया है और इस सेशन से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि हमें जो है नाम दिए गए थे कंपाउंड के और उन नामों से हमें उन पर्टिकुलर कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला पता करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको केमिकल फॉर्मूला गिवन है और उस केमिकल फॉर्मूले से आपको कंपाउंड का नाम बताना है, यानी कि उल्टा जाना है। अब हमें कैसे जाएंगे उल्टा भाई, पहला केस देख लेते हैं। पहला क्या है, Al2SO4 है ना, पहला केमिकल फॉर्मूला यही वाला गिवन है। तो भाई जो हमारी स्टेप्स लगती थी ना केमिकल फॉर्मूला को बनाने में, तो उन्हीं स्टेप्स को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे, उल्टा जाएंगे। जैसे कि हम नीचे से ऊपर जाते थे, जो भी आपको कंपाउंड गिवन रहता था, कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स लगते थे उन एलिमेंट्स की हम वैलेंसीज या चार्जेस लिखते थे, क्रिस क्रॉस करते थे, है ना। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करते करते हम केमिकल फॉर्मूला बनाते थे। अब क्या होगा, अब हम नीचे जाएंगे, उल्टा जाएंगे, 3 2 1 करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया भाई, केमिकल फॉर्मूला लिख दिया। अब इस केमिकल फॉर्मूला में मुझे समझ में आ रहा है कि 2 आयंस लग रहे हैं। कौन कौन से, एक तो मैंने बोला एल्यूमिनियम आयन लग रहा है और एक मुझे समझ में आ रहा है कि सल्फेट आयन लग रहा है। सल्फेट क्या है, सल्फेट है एक पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें एल्यूमिनियम के नीचे मुझे राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में मुझे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और सल्फेट के नीचे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो मुझे पता है कि भाई जब केमिकल फॉर्मूला बनता है ना तो चार्जेस का या वैलेंसीज का क्या होता है, क्रिस क्रॉस होता है। तो अगर एल्यूमिनियम के नीचे 2 लगा है तो ये 2 कहां से आया है, डेफिनेटली ये 2 कहां से आया है, सल्फेट के पास से आया है। और अगर सल्फेट के नीचे 3 लगा हुआ है तो डेफिनेटली ये 3 कहां से आया है, ये 3 आया है एल्यूमिनियम के पास से, है ना। जब हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो हमें क्रिस क्रॉस तो करना पड़ता है ना। तो एल्यूमिनियम के पास 2 कहां से आया, सल्फेट के पास से, सल्फेट के पास 3 कहां से आया, एल्यूमिनियम के पास से, ठीक है। तो और मुझे ये भी पता है कि जब हम कोई केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं ना तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या लिखा रहता है, सबसे पहले हम बोलते हैं लिखा रहता है कैटायन, और राइट हैंड साइड में दूसरी तरफ क्या लिखा होता है, एक एनायन लिखा होता है। कैटायन कौन बनाता है, मेटल बनाता है। एनायन कौन बनाता है, एक नॉन मेटल बनाता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, मेरे पास मेटल है, मेटल के ऊपर मेटल कौन सा चार्ज बनाता है, कैटायन आयन बनाता है, राइट। तो कैटायन क्या होता है, प्लस होता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, एल्यूमिनियम के पास से 3 आया था, सल्फेट के पास से हम बोल रहे हैं कितना आया था, 2 आया था,
है ना। लेकिन साइन कौन कौन सा लगेगा, हमें पता है कि एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, कैटायन, कैटायन के पास चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। सल्फेट क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, एनायन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं केमिकल फॉर्मूला को बनाने के लिए, एलिमेंट्स हमको गिवन रहते हैं, उन एलिमेंट्स की हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से वैलेंसीज या उनके ऊपर जो चार्ज लगा होता है वो हम पता करते हैं। इसके बाद में उन चार्जेस का, उन वैलेंसीज का क्रिस क्रॉस करा देते हैं, क्रिस क्रॉस बना करके हम फॉर्मूला बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम उल्टा जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमको गिवन है तो नाम जानने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा जाएंगे। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दो आयन्स हैं यहाँ पे, कौन कौन से, एक है एल्यूमिनियम और एक है यहाँ पे हमारे पास सल्फेट आयन। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना लगेगा, +3, सल्फेट के ऊपर कितना लग गया, -2, है कि नहीं। तो ये क्या बन गया भाई, अलग ही समझ में आ रहा है। ये क्या है, इसका नाम है सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, और ये क्या है, एल्यूमिनियम, Al3 पॉजिटिव। तो जोड़ दो, एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना। तो इस केमिकल फॉर्मूला का नाम क्या हो गया भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। बड़ा काम का होता है ये एल्यूमिनियम सल्फेट। ये बेसिकली जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, उसके प्यूरिफिकेशन में काम आता है एल्यूमिनियम सल्फेट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, देखो ये जो मैंने स्टेप्स लिखी है ना, ये सब आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है। एग्जाम में आपको इस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बेसिकली 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है ये। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना और उसके नीचे उसका नाम लिख देना, ये स्टेप्स करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में सेकेंड क्या फॉर्मूला दिया गया है हमको, CaCl2। कौन सा दिया है भाई, CaCl2। चलो इसको भी देखते हैं, लिख देते हैं सबसे पहले हम क्या, CaCl2, ठीक है। अब रूल्स हमने पढ़े हैं कि केमिकल फॉर्मूला में चाहे वो आयनिक कंपाउंड का हो चाहे वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का हो, अगर किसी आयन के नीचे या एलिमेंट के नीचे राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं लिखा हो केमिकल फॉर्मूला में, इसका मतलब क्या है, वहां पे हम बोलते हैं कि होता है 1। CaCl2 केमिकल फॉर्मूला में कैल्शियम के नीचे तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2, सॉरी क्लोरीन के बगल में, ठीक है ना, क्लोराइड आयन के बगल में तो लिखा हुआ है 2, लेकिन कैल्शियम के बगल में तो कुछ लिखा ही नहीं है राइट हैंड साइड में नीचे। इसका मतलब क्या है, रूल्स के अकॉर्डिंग वहां पे क्या होगा, 1 होगा, जिसको हमने ओमिट कर दिया है, अंडरस्टूड है, वहां पे क्या होगा, 1 होगा। तो हमें पता है कि भाई कि केमिकल फॉर्मूला में क्या होता है, क्रिस क्रॉस होता है। तो कैल्शियम के पास 1 कहां से आया है, कैल्शियम के पास 1 आया है क्लोरीन के पास से। क्लोरीन के पास में 2 कहां से आया है, 2 आया है कैल्शियम के पास से। तो अब क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया कैल्शियम। पहले कैल्शियम क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ये हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड एक मेटल और एक नॉन मेटल से बनता है। रूल्स के अकॉर्डिंग हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, मेटल लिखना पड़ेगा, उसके बाद में हमें नॉन मेटल लिखना पड़ेगा। तो ये लो हमने क्या लिख दिया, मेटल और नॉन मेटल। कैल्शियम के पास से कितना आया था, 2 नंबर आया था। क्लोरीन के पास से कितना आया था, 1 नंबर आया था। कैल्शियम क्या करेगा भाई, एक मेटल है। मेटल क्या करता है, आयन कैटायन बनाता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, तो इसके पास चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव। नॉन मेटल कौन है यहाँ पे, क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करेगा भाई, नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और एक एनायन बनाता है। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आने वाला है भाई, माइनस आने वाला है। तो कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर कितना हो गया, -1 चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है भाई, कैल्शियम है, Ca2 पॉजिटिव। अब क्लोरीन को हम जब वो उसका एक एटम होता है ना, उसको हम क्लोरीन कहते हैं, लेकिन जब क्लोरीन एटम जब एक आयन बन जाए तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। तो ये रहा कैल्शियम और ये रहा क्या, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। बड़े काम का होता है ये। कुछ लोगों में जिनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसको हम हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी कहते हैं, उन लोगों में कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली उनको दिया जाता है दवाई के फॉर्म में, है ना। मेडिसिनल पर्पस के लिए कैल्शियम क्लोराइड को यूज किया जाता है हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी के केस में। तो क्या फॉर्मूला बन गया भाई, क्या नाम आ गया, कैल्शियम क्लोराइड। फाइन, आई होप ये वाला सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड हमारे पास फॉर्मूला क्या है, थर्ड फॉर्मूला हमसे बोल रहा है K2SO4। क्या है, K2SO4। भाई SO4 से तो हम पहले भी मिल चुके हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, SO4। और हमें ये भी पता है कि सल्फेट है, SO4 है क्या, सल्फेट है। सल्फेट के ऊपर
सल्फेट है क्या बेसिकली, ये एक पॉली एटॉमिक आयन है, ठीक है, और इसके ऊपर भाई चार्ज कितना होता है ये भी हमें पता है, -2। तो भाई K के नीचे राइट हैंड साइड में जो 2 लिखा हुआ है वो 2 कहाँ से आया है, वो इसी सल्फेट से आया है। तो सल्फेट का चार्ज के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -2। पोटेशियम, पोटेशियम हम बोलते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। कैल्शियम का 20 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2, 8 और 8 कितना हो गया, ये 10 हो गया, 10 में 8 प्लस कर दी तो 18 हो गया, 18 और इसके बाद में हम बोल देते हैं एक और। आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और उस एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो पोटेशियम का एटम है वो स्टेबल नहीं हो पाता। तो पोटेशियम क्या करेगा, वो तो मेटल है, वो बोलेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर दो ताकि हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो पोटेशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो इसके ऊपर हम बोलते हैं कि चार्ज कैसा आएगा, 1। पॉजिटिव या नेगेटिव, तो भाई पॉजिटिव। क्यों, इलेक्ट्रॉन को लूज करके तो इंसान या एटम क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं कि +1। तो ये क्या है, पोटेशियम, ये क्या है, सल्फेट। तो बड़ा आसान नाम है, जोड़ तो भाई पोटेशियम सल्फेट, ये आ गया क्या, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। इसका जो यूज है बेसिकली फर्टिलाइजर्स वगैरह में किया जाता है, खेती वगैरह में, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, KNNO3, KNO3। अब इसमें से K क्या है भाई, K हम बोल रहे हैं कि पोटेशियम है, और NO3 क्या है, NO3 भी हम बोलते हैं कि सल्फेट की तरह एक पॉली एटॉमिक आयन होता है। क्या होता है, नाइट्रेट सल्फेट की तरह ही एक पॉली एटॉमिक आयन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम नाइट्रेट कहते हैं। सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव, नाइट्रेट क्या होता है, NO3 नेगेटिव। 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव मैंने तो बोला ही नहीं भाई, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, NO3 नेगेटिव। एक नेगेटिव चार्ज का या साइन का मतलब क्या होता है कि चार्ज कितना है, 1 है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले से भी दिख रहा होगा कि K के राइट हैंड साइड में, पोटेशियम के राइट हैंड साइड में नीचे सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर नहीं लिखा है, NO3 के नीचे राइट हैंड साइड में भी कोई नंबर नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली है, हम बोलते हैं कि यहाँ पे कितना कितना नंबर लिखा होगा, 1 1 नंबर लिखा होगा, तभी तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमने केमिकल फॉर्मूला में 1 को ओमिट कर दिया है। तो पोटेशियम के पास 1 कहाँ से आया, नाइट्रेट के पास आया, नाइट्रेट के पास जो 1 है वो कहाँ से आया है, पोटेशियम से आया है। तो पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, +1, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कितना होगा, -1। नाम जोड़ दो, पोटेशियम नाइट्रेट, ये है नाइट्रेट और ये है पोटेशियम, तो नाम क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बना। इसका भी यूज हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजर्स में होता है, रॉकेट प्रोपेलेंट्स में होता है, ठीक है, फायरवर्क्स वगैरह जो होते हैं, पटाखे वगैरह, उन सब में इनका यूज होता है, किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का। अब लास्ट केमिकल फॉर्मूला क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या फॉर्मूला है भाई, नाम ही मैंने बता दिया, ठीक है। देखो केमिकल फॉर्मूला देखो, CaCO3, जैसे कि सल्फेट एक पॉली एटॉमिक आयन है, नाइट्रेट अभी अभी हमने पढ़ा क्या है, एक पॉली एटॉमिक आयन है। सिमिलरली हम बोलते हैं कि CO3 क्या होता है, CO3 हम बोलते हैं कि कार्बोनेट होगा, ठीक है। ये सभी पॉली एटॉमिक आयंस आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने बोला कि सल्फेट क्या है, एक पॉली एटॉमिक आयन है, NO3 क्या है, एक नाइट्रेट आयन है। सिमिलरली हम बोलते हैं कि CO3 नेगेटिव क्या होता है, एक पॉली एटॉमिक आयन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कार्बोनेट। और Ca तो आप सभी जानते हैं ये क्या है भाई, कैल्शियम है। तो करना क्या है भाई, दोनों को जोड़ दो, कैल्शियम कार्बोनेट बना दो, ठीक है। क्या बोल दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट। भाई कैल्शियम जो है, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव, नाइट्रेट कितना होता है, नाइट्रेट हम बोलते हैं कि NO3 नेगेटिव यानी कि -1, और कार्बोनेट क्या होगा, CO3 2 नेगेटिव होगा। लेकिन आप बोलोगे कि मैम फॉर्मूला में तो हमें कहीं 2 दिख ही नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 8 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं।
दो तो ऑक्टेट रूल जो है कैल्शियम का खराब कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। कार्बोनेट के लिए मैंने आपको बताया कि ऊपर उसके ऊपर कितना चार्ज होता है भाई, एनायन के ऊपर, पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर -2 होता है, +2 -2 दोनों ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा, +1 और -1 आ जाएगा। तो जब आप +1 -1 का क्रिस क्रॉस करोगे ना, तो फॉर्मूले में आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल नीचे क्रिस क्रॉस करने के बाद में आयन के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आपको केमिकल फॉर्मूला में जो एक्चुअल जो चार्जेस हैं कैल्शियम और कार्बोनेट के 2 वो नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हो गए, कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो गए, +1 -1 बन गए, ठीक है, इसीलिए ये क्या बन गया, CaCO3 बन गया। तो Ca क्या है, कैल्शियम, CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव क्या है, कार्बोनेट है, तो नाम जोड़ दो कैल्शियम कार्बोनेट, बन गया क्या हमारा एक नया कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। बेसिकली जो कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी जो होती है ना, तो उसको हटाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है मेडिसिन के फॉर्म में। फाइन, आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। अब इतने सारे केमिकल फॉर्मूला दे ही चुके हैं हम, है ना, पढ़ चुके हैं। केमिकल फॉर्मूला से नाम हमने पता कर लिया, नामों से केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख लिया। तो अगर मैं पूछूं कि डेफिनेशन होती क्या है केमिकल फॉर्मूला की, तो आप क्या बोलेंगे, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। जैसे कि हमने अभी अभी कौन सा कंपाउंड पढ़ा है, हमारे पास कंपाउंड था, ध्यान से देखना यहाँ पे, हमारे पास कंपाउंड था कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, लास्ट हमने अभी यही कंपाउंड पढ़ा है। तो हमारे पास क्या था, एक कंपाउंड था जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट का मुझे क्या लिखना होगा, केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूंगी, CaCO3। तो ये जो मैंने केमिकल फॉर्मूला लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट का, इस केमिकल फॉर्मूला ने मुझे क्या बताया है कि ये जो कंपाउंड है ये किसका बना हुआ है, कैल्शियम का बना हुआ है और कार्बोनेट का बना हुआ है। सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास अगर मैं बोलूं कि सिर्फ मुझे एक केमिकल फॉर्मूला गिवन है, यहां तो मैंने आपको पहले कंपाउंड का नाम बता दिया, इसके बाद में उसके नीचे मैंने उसका केमिकल फॉर्मूला लिख दिया। अभी मैं क्या कर रही हूं, अभी जो है मैं सिर्फ क्या लिख रही हूं, एक केमिकल फॉर्मूला लिख रही हूं, ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एक केमिकल फॉर्मूला लिखा है। अब ये केमिकल फॉर्मूला किसका है, एक कंपाउंड का, लेकिन मुझे कंपाउंड का नाम नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन उस कंपाउंड का जो ये फॉर्मूला है ना, वो उसकी पोल खोल देगा। कैसे? क्योंकि केमिकल फॉर्मूला जो है कॉम्पोजिशन बता देगा उस कंपाउंड की। क्या बता रहा है केमिकल फॉर्मूला, ये बना है जिंक से और बना है सल्फेट से। तो ये जिस कंपाउंड की यहाँ पे बात हो रही है वो किसका बना हुआ है भाई, जिंक और सल्फेट से बना हुआ है, ये जिंक सल्फेट कंपाउंड है। तो इसीलिए बोला कि केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का क्या करता है, कंपाउंड की पोल खोल देता है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बता देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन मतलब कि कंपाउंड किसका बना हुआ है वो उसका कॉम्पोजिशन कहलाता है। जैसे कि जिंक सल्फेट है तो किसका बना होगा, जिंक सल्फेट कंपाउंड, जिंक और सल्फेट का। कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है तो वो किसका बना है, कैल्शियम और कार्बोनेट का बना है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी कंपाउंड का उसकी पोल खोल देगा और उसके कॉम्पोजिशन के बारे में बता देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि केमिकल फॉर्मूला क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कंपाउंड की कंपोजिशन का। ठीक है, आई होप ये वाला सवाल सभी को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग केसेस दिए गए हैं आपको 1 और 2। इन दोनों ही केसेस में आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। चलो बता देते हैं। फर्स्ट जो केस दिख रहा है यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है भाई, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है H2S, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किससे मिलके बनता है, हाइड्रोजन एटम से मिलके बनता है। अब जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल अगर बना है तो उसमें हमेशा 2 ही एटम्स आए, है ना। जरूरी नहीं है कि हमें पता है कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम से बनता है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 एटम्स ही आए। कभी कभी 3, कभी कभी 4, कभी कभी 5 एटम्स मिलके भी एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं।
और कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स तो ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही एटम होता है। याद आया कि एक मॉलिक्यूल को बनाने वाले कितने एटम्स हैं उसके बेसिस पे ही मॉलिक्यूल का नाम डिसाइड होता है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हमने नाम पढ़े हैं ना पहले भी। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास सिर्फ एक एटम है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास दो एटम्स हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास तीन एटम्स हैं। टेट्रा एटॉमिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास चार एटम्स हैं। और फिर पॉली एटॉमिक में हम बोलते हैं कि कई सारे एटम्स हैं। तो यहाँ पे एक जो मॉलिक्यूल दिख रहा है मुझे हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है, उसमें मुझे कितने एटम्स दिख रहे हैं, H के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे कितना नंबर दिख रहा है, 2 नंबर दिख रहा है। तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, प्लस सल्फर का मुझे एक ही एटम दिख रहा है, तो यहाँ पे एक और एटम लगा दिया। तो टोटल कितने एटम्स हो गए, 3 एटम्स हो गए, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के हैं और एक किसका है, सल्फर का है। तो टोटल कितने हो गए, 3। तो ये जो H2S मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो मॉलिक्यूल है, इसमें टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको एक आयन दिया गया है। क्या दिया गया है, हमको एक आयन दिया गया है। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं, कई बार हमने इसको पढ़ा है, इसका नाम होता है भाई फॉस्फेट आयन। ये भी क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है, दिख रहा है आपको। भाई आयन कैसे बनता है, आयन हम बोलते हैं कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जब चार्जेस आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। अगर एक एटम सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया तो ये क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया, कैटायन बन गया। और अगर मैंने बोला कि फास्फोरस भी है, ऑक्सीजन के एटम्स भी हैं और उन सभी के ऊपर एक चार्ज आ गया जिसका क्या कितना चार्ज था, -3, तो ये क्या बन गया, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन बन गया। यानी कि एक ऐसा आयन जिसके पास बहुत सारे एटम्स हैं और उन सभी के ऊपर क्या है, एक कॉमन चार्ज आ जाए, कितना, -3 या कोई और। जैसे कि नाइट्रेट पड़ा है, कार्बोनेट पड़ा है, सल्फेट पड़ा है। सल्फाइड भी क्या है, हम बोलते हैं कि एक आयन ही है। तो हमने बोला कि फॉस्फेट जो है वो क्या है, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट की तरह ही, मैग्नेट की तरह ही, परमैग्नेट की तरह ही एक पॉलीएटॉमिक आयन है, क्योंकि उसके पास फास्फोरस के एटम्स भी हैं और ऑक्सीजन के एटम्स भी हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इस फॉस्फेट आयन में कितने एटम्स है, तो दिख रहा है भाई एक फास्फोरस का एटम है और 4 हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये क्या बन गया भाई, इसके पास हम बोलते हैं कि टोटल 5 एटम्स हैं। इसके पास कितने एटम्स हो गए, 5 एटम्स हो गए। हाइड्रोजन सल्फाइड के पास 3 एटम्स हैं मॉलिक्यूल के पास, और फॉस्फेट आयन के पास हम बोलते हैं कि 5 एटम है। एक फास्फोरस का, 4 ऑक्सीजन के, ऊपर वाले केस में 2 हाइड्रोजन के हैं और एक सल्फर का एटम है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी सवाल के साथ पेज नंबर 39 में जो इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमने कर लिए हैं कवर। अब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पेज पे जो इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक के, वो हम करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन के लिए बस अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेज नंबर 40 पे जो दिए गए हैं इंटेक्स क्वेश्चंस उनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 हमसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गिवन है और उन मॉलिक्यूल्स के आपको मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई, कि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने भी एटम्स लगे हैं, ठीक है, और जिस भी एलिमेंट के लगे हैं, तो सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जो सम आएगा एटम्स के एटॉमिक मासेस का, उसी को हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, पानी का एक मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है। अब मुझे इस मॉलिक्यूल को देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल 3 एटम्स लगे हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1U, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2U। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16U। तो मुझे समझ में आया कि भाई पानी के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 3 एटम्स चाहिए हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो मैं इन तीनों ही एटम्स के एटॉमिक मासेस को मैं ऐड कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा, 2U + 16U = 18U। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को ऐड करने पर जो
सम आया है ना मासेस का 18U, ये 18U पता है क्या है, ये 18U ही हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर मास है। किसका मॉलिक्यूलर मास है भाई, तो पानी के एक मॉलिक्यूल का। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी हमको क्वेश्चंस में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स गिवन है उन सभी मॉलिक्यूल्स का हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ, H2 के साथ। H2 मतलब क्या कि हाइड्रोजन के दो एटम्स आए, दोनों ने ही मिलके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया। तो क्या होगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, तो एक एटम का मास होता है 1U, तो दो का कितना हो जाएगा 2U। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास होता है कितना 2U। इसके बाद में सेकंड केस क्या है O2। O2 का क्या मतलब है भाई कि दो ऑक्सीजन के एटम्स आए और उन दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, दो ऑक्सीजन के एटम्स आए और इन दोनों ही एटम्स ने मिलकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लिया और हमें इसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16U, तो दो का कितना हो जाएगा 32U। इसके बाद में थर्ड मॉलिक्यूल कौन सा है, Cl2, यानी कि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। क्लोरीन के दो एटम्स आए, दोनों कंबाइन हो गए और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना लिया। तो एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम्स लगे हैं, दो एटम्स लगे हैं। तो दोनों ही एटम्स के एटॉमिक मासेस को हम ऐड कर देंगे। क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5U, तो दो का कितना हो जाएगा, दो का हो जाएगा 35.5 को दो से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा भाई 70U। तो Cl2 यानी कि क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कितना 70U। फिर इसके बाद में नेक्स्ट मॉलिक्यूल का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम बोलते हैं कि एक कार्बन एटम चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मॉलिक्यूल में हमको टोटल 3 एटम्स दिखते हैं। एक होता है कार्बन का और दो होते हैं किसके, ऑक्सीजन के। तो टोटल हमें कितने एटम्स देखने को मिले, 3 एटम मिले। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है भाई, 12 होता है। ठीक है, एक एटम का मास होता है 12। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स लग रहे हैं भाई, ऑक्सीजन के 2 लग रहे हैं। तो 16 + 16 कर देंगे, कितना आ गया 32 आ गया, यानी कि 32। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 12 + 32 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई 44U आ जाएगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44U होता है। 44U कैसे आया है, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स के मासेस को ऐड कर दिया है, एटॉमिक मासेस को। ठीक है, फिर इसके बाद में आया कौन सा, एक और मॉलिक्यूल CH4। CH4 को हम क्या कहते हैं, CH4 को हम मीथेन कहते हैं। तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें टोटल कितने एटम्स चाहिए हैं, 5 चाहिए हैं। एक चाहिए कार्बन का और 4 चाहिए है हाइड्रोजन की, तभी तो CH4 लिखा है ना। CH4 का मतलब क्या है, कार्बन का एक और हाइड्रोजन के 4 एटम। तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है भाई 12 होता है और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1। लग कितने रहे हैं एटम्स 4, तो कितने हो जाएंगे 4U। तो 12U + 4U कितना हो जाएगा भाई 16U। तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 16U। फिर इसके बाद में मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें किसकी, अब यहाँ पे क्या दिया गया है भाई C2H6 दिया गया है। ठीक है, C2H6 के एक मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भाई, इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि टोटल 8 एटम्स लगे हैं। कैसे, कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 6, टोटल कितने हो गए 8। तो कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, 2 का कितना हो जाएगा 24, प्लस हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1, 6 का कितना हो जाएगा 6, तो 24 + 6 कितना हो जाएगा 30U हो जाएगा। तो C2H6 के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 36U होगा, सॉरी 30U होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में C2H4 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसा होगा भाई, कितना होगा, दिखाई दे रहा है हमें इसको देख करके, मॉलिक्यूल को देख करके कि इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल 6 एटम्स लगे हैं, 2 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के। तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12, तो 2 का कितना हो जाएगा 24 प्लस हाइड्रोजन एटम्स कितने लगे हैं 4 लगे, तो एक एटम का मास कितना होता है 1, तो 4 का कितना हो जाएगा 4, तो 24 + 4 कितना हो जाएगा 28U है ना। तो C2H4 के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 28U। नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। NH3 मतलब क्या होता है, अमोनिया होता है।
तो इस अमोनिया के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल 4 एटम्स लगे हैं, एक नाइट्रोजन का और 3 किसके लगे हैं, हाइड्रोजन के लगे हैं। तो हम सबको पता है कि भाई नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 14 होता है, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1 होता है। तो 3 एटम से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17, यानी कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 17U। सिमिलरली हम बोल रहे हैं कि एक और मॉलिक्यूल है जो कि शायद यहाँ नहीं गिवन है, तो आप लिख देना ये क्या है भाई, CH3OH, मिथेनॉल है ये, इसे हम मिथेनॉल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि C3OH मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल हमें कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं भाई, एक दिख रहा है कार्बन का एटम, एक दिख रहा है ऑक्सीजन का एटम, और टोटल मुझे 4 एटम्स दिख रहे हैं हाइड्रोजन के। तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स प्लस 1 कार्बन का एटम प्लस 1 ऑक्सीजन का एटम, यानी कि 6 एटम्स दिख रहे हैं। 6 एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, CH3OH का एक मॉलिक्यूल। तो कैसे निकालेंगे इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन के एक एटम का मास कितना है भाई, 12 है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है, 16 है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है, 1 है। लग यहाँ पे कितने रहे हैं, 4 रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 है ना। तो 12 प्लस 16 प्लस 4 कर देंगे, तो 16 प्लस 4 कितना होता है भाई, 20 होता है। 20 में आप क्या ऐड कर दोगे, 20 में आपको ऐड कर देना है 12, तो ये कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ गया भाई, 32U। तो मिथेनॉल के एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ जाएगा, 32U। 12 आया कार्बन से, 16 आया एक ऑक्सीजन से, और 4 कैसे आया, 4 हाइड्रोजन से। तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 32U। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना इजी होता है। जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल में लगे हुए हैं, किसी भी एलिमेंट के क्यों ना हो, हाइड्रोजन के हो, कार्बन के हो, ऑक्सीजन के हो, सभी के एटॉमिक मासेस को ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ द फॉलोइंग गिवन एटॉमिक मासेस ऑफ जिंक, पोटेशियम और कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमसे बोला क्या गया है, जो हमें यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, और इन कंपाउंड्स के हमें फॉर्मूला यूनिट मासेस को कैलकुलेट करना है। अब सवाल ये है कि ये फॉर्मूला यूनिट मास होता क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है, ठीक है, हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। तो क्या फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होता है? देखा जाए तो फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों ही कंपाउंड्स के मासेस को कैलकुलेट करने के लिए लगाए जाते हैं। यानी कि एक कंपाउंड बना किसके होता है, एक कंपाउंड हम बोलते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो अगर हमें कंपाउंड का मास पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं और ऐड कर देते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जब हम बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स की, जब हम केवल एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की, जो कि है आयोनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी, तो उन आयोनिक कंपाउंड्स के केसेस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। बाकी जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स वगैरह, उनमें हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स के केस में हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये फॉर्मूला यूनिट मास होता क्या है। तो इसे मैं आपको समझाती हूं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भाई, सपोज हमारे पास क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, और थोड़ा सा क्या है हमारे पास, नमक है, यानी कि NaCl है। कार्बन डाइऑक्साइड किसकी बनी होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की, ठीक है। ये बन गया क्या, कार्बन एटम, और ये जुड़ा हुआ है 2 ऑक्सीजन एटम से। तो इस तरीके का आपको क्या देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसकी बनी होती है, इसी तरह के बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। वहीं अगर हम बात करें नमक की, NaCl किसका बना होता है, तो बहुत सारे सोडियम
और आयंस का बना होता है। ये सोडियम और क्लोराइड आयंस कैसे अरेंज होते हैं भाई? तो देखो, ये रहा क्या? क्लोराइड आयन, ये रहा क्या? क्लोराइड आयन, ये रहा क्या? क्लोराइड आयन। नीचे भी आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। और इन क्लोराइड आयंस के बीच में कौन प्रेजेंट होते हैं भाई? इन क्लोराइड आयंस के बीच में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे सोडियम आयंस। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का और सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आयंस का अरेंजमेंट देख पा रहे हो? क्या बोला मैंने कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मूला यूनिट पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला यूनिट के मास को हम फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। ये फॉर्मूला यूनिट आया कहां से है? तो देखो, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास दोनों ही एक जैसे होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है उनमें। जब हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड्स के केस में हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स के अलावा आप जो भी कंपाउंड ले लो उन कंपाउंड्स में हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। कैसे? तो यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाने के लिए क्या है मेरे पास? बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं। एक कार्बन एटम जो कि जुड़ा हुआ है 2 ऑक्सीजन एटम से, एक कार्बन एटम जो कि जुड़ा हुआ है 2 ऑक्सीजन एटम से। लेकिन अगर मैं बात करूं नमक की, सोडियम क्लोराइड की, तो यहाँ पे आपको सोडियम और क्लोराइड आयंस दिखने वाले हैं। इनका अरेंजमेंट कैसा होगा? तो देखो, क्लोराइड आयंस के बीच में हम बोल रहे हैं कि सोडियम आयंस फंसे हुए हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के गैस में आप जरा देखो कि हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसा है? इंडिपेंडेंट है। ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसे दूसरे वाले कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। यहां पे हम बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम बात करें अपने नमक में, सोडियम क्लोराइड में, तो जरा आप देखो कि सोडियम और क्लोराइड आयंस आपस में आप बोल सकते हो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, सब एक दूसरे पे कैसे हैं? डिपेंडेंट हैं। सोडियम और क्लोराइड आयंस जो होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड में, वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं अपने क्रिस्टल लैटिस में। समझ रहे हो आप? मैंने क्या बोला? आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं अपने क्रिस्टल लैटिस में। तो हम बोल सकते हैं कि सोडियम और क्लोराइड आयंस जो होते हैं आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होंगे आयोनिक कंपाउंड में। जैसा कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में देखने को मिल रहा है, कंपाउंड में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें आपस में एक दूसरे से मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। तो अगर मैं सोडियम क्लोराइड का एक्चुअल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं तो पता है मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए सोडियम पॉजिटिव, ब्रैकेट में सोडियम आयन, नीचे N, फिर इसके बाद में क्लोराइड आयन, ब्रैकेट, और उसके बाहर N। एक्चुअल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का ये होना चाहिए। सोडियम आयन ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर N, क्लोराइड आयन ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर N। ये N क्या बता रहे हैं? N मुझे बता रहे हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड में बहुत सारे सोडियम आयंस हैं, N नंबर ऑफ सोडियम आयंस हैं, और N नंबर ऑफ यानी कि बहुत सारे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं। तो एक्चुअल फॉर्मूला अगर मुझे सोडियम क्लोराइड का लिखना है ना, तो वो कुछ इस तरीके का मुझे लिखना चाहिए। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा, आप बोल सकते हो जो क्रिस्टल लैटिस बना है सोडियम क्लोराइड का, उसमें मुझे बार बार एक रिपीटिशन मिल रही है। क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, है ना? क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। तो मुझे क्या हो रहा है? बार बार एक रिपीटिशन मिल रही है। तो हर एक रिपीटिशन को मैं पता है क्या बोलती हूँ? हर एक रिपीटिशन को, सोडियम और क्लोराइड रिपीटिशन को मैं क्या कहती हूँ? फॉर्मूला यूनिट कहती हूँ। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। सोडियम क्लोराइड जो है उसमें सोडियम और आयंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। सोडियम और क्लोराइड आयंस अपने क्रिस्टल लैटिस में एक डेफिनेट अरेंजमेंट में, या आप बोल सकते हो कि एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। अगर मुझे एक्चुअल फॉर्मूला लिखना होगा ना सोडियम क्लोराइड का, तो मैं कैसे लिखूंगी? सोडियम आयन ब्रैकेट के बाहर N, क्लोराइड आयन ब्रैकेट के बाहर N। N क्या बता रहा है कि मेरे नमक में, सोडियम क्लोराइड में, कंपाउंड में, आयोनिक कंपाउंड में N नंबर ऑफ सोडियम आयंस है और N नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली
मेरा जो ये सोडियम क्लोराइड का जो कंपाउंड है ना, आयोनिक कंपाउंड है ना, उसमें मुझे बार बार एक रिपीटिशन मिल रही है, क्लोराइड आयन सोडियम आयन, क्लोराइड आयन सोडियम आयन। तो एक रिपीटिशन जो होती है सोडियम और क्लोराइड आयन की, उसी को मैं क्या कहती हूं, फॉर्मूला यूनिट कहती हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड की फॉर्मूला यूनिट क्या है, तो आप क्या लिखोगे, NaCl। और इसी फॉर्मूला यूनिट का अगर मैंने आपसे पूछा है मास क्या है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या बोलोगे आप, वो हो जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। समझे इस चीज को? तो देखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास, आप इस फॉर्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट कैसे करोगे, सोडियम और क्लोराइड आयन के जो मास होगा उसको आप ऐड कर दोगे। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास क्या है, तो आप क्या करोगे, कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दोगे। सिमिलरली अगर मुझे फॉर्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड का अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों ही आयंस के मासेस को मैं ऐड कर दूंगी। तो देखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास और जो फॉर्मूला यूनिट मास है उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है ना, वो एक जैसा ही है, लेकिन फर्क कहाँ है, फर्क ये कि जब हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं ना, तो कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास क्या है, नमक है जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, तो उस आयनिक कंपाउंड का मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूंगी। अगर मेरे पास आयनिक कंपाउंड है तो मैं हमेशा फॉर्मूला यूनिट मास ही कैलकुलेट करूंगी, क्योंकि उसमें आयंस है ना। और अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड में मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूंगी। एक फॉर्मूला यूनिट कैसे बनी है, तो जो मुझे रिपीटेशन देखने को मिल रहा है ना सोडियम क्लोराइड में, क्लोराइड और सोडियम आयंस का, उस एक रिपीटेशन को मैं क्या बोलूंगी, फॉर्मूला यूनिट। और इसी फॉर्मूला यूनिट का जो मास है वो क्या कहलाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास कहलाएगा। आई होप ये पूरी स्टोरी आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब क्या करें, अब अगर आपको फॉर्मूला यूनिट और फॉर्मूला यूनिट मास समझ में आ गया है, तो ये जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हमको गिवन है, कितने गिवन है भाई, 3 ही है। तो इन तीनों आयनिक कंपाउंड्स का हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मासेस इनके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला हमारा आयनिक कंपाउंड क्या है भाई, पहला है हमारा ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ZnO का मतलब क्या होता है, जिंक ऑक्साइड हमारे पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। इसका हम कैसे फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे, इजी है। जिंक का जो एटॉमिक मास होगा उसको आप ऐड कर दोगे किसके साथ, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ। जिंक ऑक्साइड में टोटल हम बोल रहे हैं कि कितने आयंस लग रहे हैं, जिंक और ऑक्सीजन के एक एक आयन ही तो लग रहा है, जिंक का भी एक आयन और ऑक्सीजन का भी एक आयन। तो जिंक के एटम का एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, तो देखो यहाँ पे 65 होता है। ठीक है, कितना होगा, 65 होगा। 65 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16 होता है। तो आप क्या कर दोगे भाई, 65 प्लस कर दोगे कितना, 16U, कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 कितना होता है, 11, कैरी गया ऊपर 1, 6 प्लस 1 कितना होता है 7, 7 प्लस 1 कितना होता है 8, तो ये कितना आ गया 81U। तो जिंक ऑक्साइड आयोनिक कंपाउंड जो है हमारे पास, उस आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास कितना आया है, 81U आया है। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकंड कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, Na2O। ठीक है, Na2O का क्या मतलब होता है भाई, सोडियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, इस आयनिक कंपाउंड में हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है बेसिकली इस फॉर्मूला यूनिट में कि हमारे पास 2 सोडियम के आयंस हैं और 1 ऑक्सीजन का आयन है। तो एक सोडियम के एटम का मास कितना होता है भाई, कितना होता है, 23 होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हम बोलते हैं कि हो जाएगा 46, और 46 में हम क्या ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास जो कि कितना होता है, 16 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, कैरी गया ऊपर 1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो आगे कितना 62। कैसे कैलकुलेट किया, मेरे पास यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि जो फॉर्मूला यूनिट दी गई है उसमें 2 सोडियम के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। सोडियम के एक एटम का मास होता है 23, तो 2 का कितना हो जाएगा 46, 46 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो कि होता है 16, कितना आ जाएगा 62U। थर्ड क्या है भाई, थर्ड हमको यहाँ पे गिवन है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट।
पोटेशियम कार्बोनेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम के एक एटम का मास, देखो ये यहाँ पे जो फॉर्मूला यूनिट दी गई है, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि पोटेशियम के यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, ठीक है। कार्बन का मुझे यहाँ पे 1 एटम दिख रहा है और ऑक्सीजन के यहाँ पे मुझे टोटल 3 एटम्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो जो पोटेशियम है मेरे पास, पोटेशियम के एक एटम का मास कितना होता है? देखो गिवन है सवाल में 39 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 39 प्लस 39 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 9 कितना होता है? 18, कैरी गया ऊपर 1, 6 प्लस 3 कितना होता है? 3 प्लस 3 कितना होता है? 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। तो पोटेशियम के 2 एटम्स का एटॉमिक मास कितना होता है? 78। फिर इसके बाद में 78 मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे लिख दिया। इस 78 यू में मुझे और क्या ऐड करना है? कार्बन का यहाँ पे केवल एक ही एटम लग रहा है पोटेशियम कार्बोनेट के इस कंपाउंड में, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12 होता है। तो 78 प्लस में यहाँ पे क्या कर दूंगी? 12 यू कर दूंगी। बचा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स लग रहे हैं भाई? 3 लग रहे हैं। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16, ठीक है। और हम बोलते हैं कि 2 का कितना होता है? 32, और 32 में हमें एक और 16 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स लग रहे हैं। तो 32 प्लस 16 कितना हो जाएगा भाई? 48। तो यहाँ पे मैंने 78 प्लस 12 प्लस 48 करना है। कितना हो जाएगा भाई? 8 प्लस 2 कितना होता है? 10, 10 प्लस 8 कितना होता है? 18। ये हो गया नीचे 8, ऊपर गया कैरी कितना? 1। फिर इसके बाद में 7 प्लस 1 कितना हो जाता है? 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाता है? 9, 9 प्लस 4 कितना होता है? 10, 11, 12, 13। तो ये कितना आ गया? 138 यू, ठीक है। कितना आ गया भाई? 138 यू, सही है ना। 8 प्लस 2 कितना होता है? 10, 10 प्लस 8 होता है 18। फिर इसके बाद में एक गया ऊपर कैरी 1, ये कितना हो जाएगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 138 ये काट देना, ये गलत लिखा है, इसकी जगह होगा 138 स्मॉल यू, कैपिटल यू नहीं स्मॉल यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 138 यू। तो हमने क्या किया भाई, जितने भी यहाँ पे हमको दिए गए थे आयनिक कंपाउंड्स के जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए थे, सभी के हमने फॉर्मूला यूनिट मासेस को कैलकुलेट कर लिया है। पहले वाले का आंसर कितना आया था भाई? 81 यू जिंक ऑक्साइड का। फिर इसके बाद में Na2O का कितना आया था हमारे पास आंसर? 62 यू आया था। और फिर तीसरा वाला क्या था हमारा? पोटेशियम कार्बोनेट था, तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, कितना होगा? 138 यू होगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कहाँ? अपने नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? हमारी एनसीईआरटी बुक के जो पेज नंबर 42 पे इंडेक्स क्वेश्चंस दिए हैं ना, उनको हम करेंगे सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वे 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम कार्बन एटम? बेसिकली ये सवाल किस पे है भाई? मोल कंसेप्ट पे है। मोल कंसेप्ट क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और इस मोल कंसेप्ट के ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे। तो एक काम करते हैं, जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं मोल कंसेप्ट का। मोल क्या है भाई? मोल हम बोलते हैं कि एक यूनिट होती है केमिस्ट्री के अंदर। जैसे कि केमिस्ट्री के अगर हम बाहर निकले तो बहुत सारे हमें आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये सब क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इन सभी आर्टिकल्स की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। या तो आप इन आर्टिकल्स के मास को कैलकुलेट कर लो, वेइंग मशीन का यूज कर लो, या फिर आप क्या करो, इन आर्टिकल्स को काउंट कर लो, इनके नंबर को काउंट कर लो। तो नंबर को काउंट करने के लिए आर्टिकल्स के आपके पास यूनिट्स होती हैं, जैसे कि 1 डजन, 1 दर्जन, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, एक होती है क्या? स्कोर, और एक होती है क्या? ग्रोस, है ना। ये आपको 3 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। कहां देखने को मिलेंगी? जब आपको केमिस्ट्री के बाहर आर्टिकल्स के नंबर को काउंट करना होगा। डजन भी एक यूनिट है, स्कोर भी एक यूनिट है, और ग्रोस भी क्या है? एक यूनिट ही है। जैसे कि आपके पास क्या है? 12 एप्पल हैं, तो आप बार बार 12 एप्पल 12 एप्पल 12 एप्पल नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? 12 एप्पल्स को आपने एक यूनिट दे दी, वो यूनिट क्या है? 1 दर्जन। तो अब आपको क्या बोलना है? 1 डजन एप्पल। जैसे ही आप बोलोगे 1 डजन एप्पल, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपके पास टोटल कितने एप्पल्स हैं? 12 एप्पल्स हैं।
इसके बाद में अगर आपने बोला मेरे पास 1 स्कोर एप्पल्स हैं या 1 स्कोर बॉल है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 20 बॉल्स हैं। या अगर आपने बोला कि मेरे पास 1 ग्रॉस बॉल्स हैं, इसका मतलब क्या होगा, मैं समझ जाऊंगी कि आपके पास 144 बॉल्स प्रेजेंट हैं। क्या मतलब समझ में आया कि जितनी भी मैंने तीनों यूनिट्स लिखी है ना, ये तीनों ही यूनिट्स एक फिक्स्ड नंबर को डिनोट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि एक दर्जन जो है 1 डजन 12 नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, एक स्कोर 20 नंबर को रिप्रेजेंट करेगी और 1 ग्रोस 144 नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। हमेशा फिक्स्ड नंबर होने वाले हैं ये। ऐसा नहीं होगा कि आप शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला कि हमें 1 डजन एप्पल्स चाहिए, तो वो आपको या तो 13 दे दे या कितने दे दे, 11 दे दे। वो हमेशा आपको 12 ही देगा। क्यों? क्योंकि आपने एक यूनिट उसको बता दी कि आपको 1 डजन चाहिए। डजन जो होता है, एक दर्जन जो होता है, हमेशा एक फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। 12 मतलब 12, स्कोर में 20 मतलब 20, ग्रॉस में 144 मतलब 144। सिमिलरली ये तो बात हो रही थी कहाँ, केमिस्ट्री के बाहर के आर्टिकल्स की। अब हम अपने केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। इस केमिस्ट्री में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है भाई? हमारी केमिस्ट्री के पास प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स कौन होते हैं भाई? एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो केमिस्ट्री के बाहर आर्टिकल्स और केमिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स कौन कौन से? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री में नंबर ऑफ एटम्स, या बोल सकते हो कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के नंबर को, ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के नंबर को काउंट करने के लिए एक यूनिट आती है और उसी यूनिट को हम मोल कहते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री के बाहर आर्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए एक यूनिट है हमारे पास और उस यूनिट को हम कहते हैं मोल। तो क्या आप बोल सकते हो कि डजन, स्कोर और ग्रॉस यूनिट मोल जैसा ही है, या मोल जो है डजन, स्कोर या ग्रॉस जैसा है? तो बिल्कुल सही बात है। केमिस्ट्री के बाहर आप आर्टिकल्स को काउंट करने के लिए डजन, स्कोर या ग्रॉस करते हो यूज। केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए, एटम, मॉलिक्यूल्स के नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए आप क्या करते हो? मोल यूनिट का यूज करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि क्या मोल भी किसी एक फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। कौन सा होगा वो फिक्स नंबर? जैसे कि हमने बोला डजन किसको, नंबर को डिनोट करता है? 12 को, स्कोर करता है 20 को, ग्रॉस करता है 144 को। तो जो हमारा मोल है ना, ये पता है कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? उस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। आप उसको NO या NA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये नंबर सभी को याद होना चाहिए। कितना होता है? 6.022 into 10 to the power 23। तो जैसे एक डजन ने रिप्रेजेंट किया 12, एक स्कोर ने रिप्रेजेंट किया 20, एक ग्रॉस ने रिप्रेजेंट किया 144, वैसे ही एक मोल रिप्रेजेंट करेगा क्या? 6.022 into 10 to the power 23। और ये नंबर फिक्स्ड होता है। अगर आपसे कोई बोले एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए हमेशा यही, 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है। और अगर आपसे कोई बोले कि एक मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल रिप्रेजेंट करता है हमेशा एक इस पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर को। ऐसा नहीं कि 1 मोल का कभी मूड बदल जाए और वो 6.022 की जगह 7.022 को रिप्रेजेंट करने लगे, ऐसा नहीं होता है। एक बार जो कमिटमेंट हो गई सो हो गई। 1 मोल ने डिसाइड कर लिया कि वो उसे इस फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमेशा इसी फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। ठीक है। तो अब मैंने क्या लिख दिया, मैं यहाँ पे बोल सकती हूं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। केमिस्ट ने, भाई देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है, तो उनको काउंट करने के लिए केमिस्ट ने क्या किया, उनके पास ये वाला नंबर आ गया ना, तो इस नंबर को उन्होंने पार्टिकल्स के साथ में लगा दिया। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, तो उस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में उस सब्सटेंस के कितने पार्टिकल्स होंगे?
तो ये वाले इतने पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन है, सॉरी मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन है, तो इस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मेरे पास अगर 1 मोल ऑक्सीजन गैस है तो इस 1 मोल ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे डैश मॉलिक्यूल, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। 1 मोल पानी है तो उस पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं H2O के, इतने मॉलिक्यूल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मोल तो हमेशा इसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो इसीलिए मैंने बोला 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, आई होप ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, हम जो है ना, जैसे हमने लिख दिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हम बोलते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं किसके, हाइड्रोजन के, ऑफ हाइड्रोजन। और इसके साथ ही मैं एक और चीज लिख देती हूं 1 ग्राम इज इक्वल्स टू करके 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1 U होता है। अब अगर मैं इस 1 U की जगह मैं क्या लिख दूं 1 ग्राम, तो आपको लगेगा कि भाई 1 U और 1 ग्राम दिखने में तो न्यूमेरिकली बराबर ही है, 1 दोनों जगह है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? 1 U हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, और 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम हम बोलते हैं कि इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के हाइड्रोजन के एटम्स को जब आप जोड़ लोगे उन सभी एटम्स का मास कितना होगा 1 ग्राम होगा। तो एक एटम का मास 1 U और इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना होगा 1 ग्राम, और इसे हम क्या कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स में केस अप्लाई नहीं हो सकता, जैसे कि मेरे पास क्या है 1 मोल ऑफ कितना क्या है, मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, और इस 1 मोल ऑफ पानी में डैश नंबर ऑफ वाटर के H2O मॉलिक्यूल्स हैं। कितने होंगे, इस डैश को अगर आप फिल करोगे तो आपके पास नंबर आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, जो कि मैं बोलती हूँ कि 18 ग्राम्स के बराबर हो जाएगा। 18 ग्राम्स मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि पानी के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18 U होता है, लेकिन अगर मैं इतने सारे पानी के मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा 18 ग्राम आएगा, और इस 18 ग्राम को मैं क्या बोलती हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, एटॉमिक मास इन ग्राम्स। तो मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर है, पानी के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। इस रिलेशन को कभी भी नहीं भूलना है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ग्राम एटॉमिक मास, और ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस रिलेशन को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। अब सवाल क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वजन कितना है भाई 12 ग्राम है। तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इधर यहाँ पे हमने कितने एटम्स का मास बोला गया है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास कितना है भाई 12 है। अब मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कार्बन के कितने एटम्स होते हैं, इतने एटम्स हो जाएंगे, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। कार्बन के एक मोल में कितने एटम्स होते हैं कार्बन के, इतने, और इतने सारे एटम्स का मास हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है 12 दिया गया है। तो जरा दिमाग लगाओ, पूछा क्या गया है कि एक एटम का मास कितना हो जाएगा, सपोज हम बोलते हैं कि x हो जाएगा। 1 मोल ऑफ कार्बन का मास है, गिवन है सवाल में 12। 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने कार्बन के एटम्स होते हैं, इतने सारे, तो इतने सारे एटम्स का मास कितना है 12, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा सपोज x। क्या करेंगे हम, फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे, 1 चला गया 12 के पास, x चला गया इस बड़े वाले एवोगैड्रो नंबर के पास। x की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट कर लेंगे भाई, हम यहाँ पे क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे।
तो 10 टू द पावर 23 ऊपर जाकर के साइन बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -23 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे, डेसिमल हटा देना तो ऊपर 3 जीरो आ जाएंगे। आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23। इजी था ना कि एक कार्बन एटम का मास हमसे पूछा गया है, इतने सारे एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मास 12 ग्राम है, तो एक कार्बन एटम का मास कैसा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, जवाब आ जाएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। हमसे बोला गया है कि हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम्स भी हैं और इसके नहीं, हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सोडियम है और 100 ग्राम ऑफ आयरन है। तो इन दोनों ही क्वांटिटीज में आयरन और सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा है। तो चलो इसमें भी हम देख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम की अगर हम बात करें तो 1 मोल ऑफ सोडियम में हम बोलते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं सोडियम के, और इतने सारे एटम्स का मास कितना होता है भाई 23 ग्राम होता है ना, 23 ग्राम होगा, 23 ग्राम होगा। तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने आ जाएंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 100 पहुंच जाएगा एवोगैड्रो नंबर के पास, x पहुंच जाएगा किसके पास 23 के पास। तो आप x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 23। एक मोल ऑफ सोडियम में इतने सारे सोडियम के एटम्स प्रेजेंट हैं और इतने सारे सोडियम एटम्स का मास कितना होता है 23 ग्राम। तो 100 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू यहाँ पे देख लो आ जाएगी 2.6 इंटू 10 टू द पावर 24। ये क्या है, एटम्स है, कितने एटम्स हैं जो कि 100 ग्राम सोडियम में प्रेजेंट है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, आयरन का भी ऐसे निकाल लेंगे। तो 1 मोल ऑफ आयरन, ठीक है, 1 मोल ऑफ आयरन में हम बोलते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं और इतने सभी एटम्स का मास कितना होता है भाई 56 होता है, 56 ग्राम्स होता है। तो ये बताओ कि 100 ग्राम आयरन में आयरन के कितने एटम्स आ जाएंगे, तो हमने बोल दिया x एटम्स आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देंगे। तो x की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 100। इसे पूरे को डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ, 56 के साथ। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, आपका आंसर आ जाएगा 1.0753 इंटू 10 टू द पावर 24। अब डेसिमल के बाद अगर आपको इतने सारे डिजिट्स नहीं लिखने तो भी चलेगा, आप 1.07 भी लिख सकते हो। तो क्लियरली दिख रहा है कि 100 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। क्यों, देखो ना कितने आए हैं 100 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स 2.61 इंटू 10 टू द पावर 24 और 100 ग्राम आयरन में कितने एटम्स आए हैं 1.07। तो नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा है भाई, 100 ग्राम सोडियम में ज्यादा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है, एक बार अगर आपने जो रिलेशन जो होता है एक मोल नंबर ऑफ एटम्स और ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक बार समझ लिया तो मोल कंसेप्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही, और इसी सेशन के साथ हमारे एनसीईआरटी में जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में वो सब होते हैं कंप्लीट। अब बारी आएगी किसकी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, जिसका आपको एक 1 शॉट वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, डू विजिट दैट वेबसाइट, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर